चलो आओ जल्दी चलें। अरे टैक्सी कहाँ गई? मैंने तो उसे यहीं खड़ा रहने को कहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने उसे पैसे दिए थे? हाँ मैंने पैसे तो दे दिए थे। तो फिर वो उल्लू का पट्टा क्यों रुकेगा यहाँ पे? कोई नई सवारी लेके चला गया होगा। ये क्या करूं? हाँ तो दो तक कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, फिर सवारी भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ फंस गई? चलो फिर अब पैदल चलते हैं, शायद कोई सवारी मिल ही जाए। वैसे हम वहां से भागे क्यों? हमने कौन सी चोरी की? वो उस औरत ने मुझे देख लिया था और मैं अभी अपनी पहचान उस पर जाहिर नहीं करना चाहती। शुक्र है कि मैं वहां से जल्दी निकल आई। अब हम ना उस तरफ चलते हैं, वहाँ टैक्सी ज़रूर मिल जाएगी। टैक्सी ना भी हुई तो सवारी तो मिल ही जाएगी, उसी से लिफ्ट ले लेंगे। ठीक है चलो। यार कोई टैक्सी नहीं आ रही, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। टैक्सी आ गई, जाओ जाओ बात करो। नहीं मैं इस टैक्सी पे नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं, ये टैक्सी वाला सही नहीं लग रहा। क्या हो गया यार, बड़ी मुश्किल से ये टैक्सी मिली है, इसके बाद पता है मिले ना मिले। चलो बैठो यहाँ, चलो। लेकिन चलो चलो बैठो बैठो। राबिया, तुम क्या राबिया? सवाल बाद में पूछना, अभी यहाँ से टैक्सी निकालो बस। अरे पर हुआ क्या है? चकाल मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बस अभी यहाँ से निकलो, जल्दी करो। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। और ये क्या तुमने अपना हुलिया बनाया हुआ है? तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, कोई तुम्हें कैसे पहचान सकता है? अभी मैं तुम्हारे हवाले से कभी ना उम्मीद नहीं हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलोगे, और देखो तुम मुझे आज मिल गई। ये टैक्सी में तुम्हारे से लड़का कौन था? देखो जिब्रान, मैं अभी तुम्हें कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ। बस अभी फिलहाल मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे मैं रात में हिफाजत से गुजार सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए थे। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया हमारे घर पे, लेकिन तुम नहीं आई। मैं अब उनके घर में शिफ्ट हो गया हूँ, वहाँ सिर्फ मेरे अब्बू रहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ।
लेकिन तुम्हारे अब्बू वो कुछ ना कहें। नहीं, मैं उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। ये मेरा घर है। और जिब्रान, क्या हम सुबह बात कर सकते हैं? मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बस मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमसे बात कर लेता हूँ। वो सामने मेरा कमरा है, तुम वहां सो जाओ, मैं अम्बू के साथ सो जाऊँ। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, आपकी भी मजबूरी है, जाहिर है, और मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी हाँ, 1-2 दिन बाद। बहुत शुक्रिया। आपकी चाय। क्या हुआ अब्बा, आप परेशान लग रहे हैं? वहीद ने तो बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं मेरे लिए, बल्कि मसाइल की अंबार खड़े कर दिए हैं। अब ये देखो ना, जुबैदा बहन की मौत के बाद अब महविश की मौत का जिम्मेदार भी ये लोग हमें ही ठहराएंगे। एक नया मसला खड़ा हो गया है। अब्बा, आपने वहीद और महविश की शादी का वादा क्यों किया था, जबकि आप जानते हैं कि वहीद इस बात के लिए कभी नहीं राजी होगा। फिलहाल जो भी हो रहा है हमारे हक में बेहतर है। क्या खाक हमारे हक में बेहतर हो रहा है? जब वहीद ने उस लड़की के साथ शादी करनी ही नहीं थी तो उसको भागर ले जाने की जरूरत क्या थी? खामखा में उस मासूम लड़की की इज्जत भी खाक पे मिला दी। भाई साहब भी नाराज हो गए और अब आसमा भी इससे रिश्ता खत्म करने के हक में है। अब्बा, जो हो गया उस पर बात करके आपस में उलझने से बेहतर है आगे ये मामला को सुलझाए ना। मैं अस्मा से ही शादी करूंगा। तुम तो इतने आराम से कह रहे हो कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। तुम्हारी वजह से एक घर से 2-2 जनाजे उठे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से भाईजान को कायल तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त रखी उन्होंने? भाईजान और आसमा को तुम्हारे लफंगे दोस्तों पर एतराज है। वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लफंगे दोस्तों की बुरी सोहबत का नतीजा है। तो अब्बा, वो लोग क्या चाहते हैं? मैं घर से बाहर निकलना छोड़ दूं अब? तुम अपने लफंगे और आवारा दोस्तों के साथ उठना छोड़ दो और कोई काम काज शुरू करो। लेकिन अब्बू। लेकिन कुछ नहीं।
अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो बाद में कोई शिकवा नहीं करना। राबिया, तुम सारी रात सोए नहीं? नहीं। मैं रात में तुम्हारे सवालों का सही से जवाब नहीं दे सकी थी, बहुत घबराई हुई थी। जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ मैं उनको बताए बगैर यहाँ आई थी, मगर अब हम यहाँ तसल्ली से बात कर सकते हैं, दूसरे की कहानी सुन सकते हैं। मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है। बचपन में जिन माँ बाप से मैं बिछड़ गया था, इत्तेफाक से ज़िंदगी ने मुझे उनसे फिर से मिला दिए। ये उन्हीं का घर है। अबू बाहर गए हैं काम से, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैंने उन्हें बताया तुम्हारे बारे में, बहुत खुश हुए थे। मेरा एक बड़ा भाई है जो कि अपने ससुराल में रहता। मेरी माँ को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने बस किसी वजह से खुदकुशी कर ली। अब इस घर में सिर्फ मैं और अबू ही रहते हैं। हमारी माँ और बहन का सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम्हें तुम्हारे वालिद मिल गए। तुम हमेशा अपनी महरूमियों का जिक्र किया करते थे ना, आज तुम्हारी वो भी महरूमी दूर हो गई। उस दिन सेठ दाऊद ने मुझे शेरू से दोबारा अफवाह करवा लिया। उन्होंने मुझे दूर किसी फ्लैट में रखा हुआ था। शेरू की तो पहले दिन से ही मुझ पर बुरी नज़र थी, लेकिन वो कभी कुछ करने से कामयाब नहीं हुआ। मगर इस बार उसने मुझे बेहोश कर दिया और मैं उसको रोक ही ना सकी। आखिरकार उसने मुझे अपने हवस का शिकार बना ही लिया, और जो रही से ही कसर थी वो सेठ दाऊद ने पूरी कर दी। सेठ दाऊद तो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं हामला हूं तो उसको मुझ पे रहम आ गया। उसने मुझसे वादा किया कि वो शेरू को कह के मुझे घर पहुंचा देगा। वो मुझे इस शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार था कि अगर मैं कहीं बाहर गई तो मैं कभी किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी, ना कभी पुलिस से इस बात का जिक्र करूंगी। और मैं ये सब मानने के लिए तैयार थी, अपने लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए। तो फिर मुकद्दर कैसे पलट गया? एक रोज शेरू आया और उससे मुझे पता चला कि उसने सेठ दाऊद को कत्ल कर दिया है। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि सेठ दाऊद का उस लड़की के साथ चक्कर था जिससे वो शादी करना चाहता था। एक रात जब वो दोनों साथ थे तो शेरू ने वहां जाके सेठ दाऊद और उस लड़की को कत्ल कर दिया। तो फिर उसने तुम्हें आज़ाद क्यों नहीं किया? कि वो सेठ दाऊद और उस लड़की का बदला मुझसे ले रहा था। उसने मुझे दूर किसी फ्लैट में छुपा कर रखा हुआ था, और वहाँ सिर्फ शेरू ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी लेके आता था। उन्होंने मुझे बीमार जाहिर किया और दुबई ले गए, और वहाँ जाकर पता चला कि सब एक माफिया, एक गैंग है जो दूसरे मुल्कों से मासूम लड़कियों और पेशावर लड़कियों को लेकर आते हैं और यहाँ उनसे जिस्म फरोशी का काम करवाते हैं। मैं भी उनके इस जंगल में फंस गई। इसके बाद उन्होंने मुझे
दूसरे कई मुल्कों में इस काम के सिलसिले में भेजा, और तब से मैं उनके साथ ही रह रही हूँ। मैंने तुमसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की। तुमने वाकई कुछ नहीं छुपाया मुझसे। क्या मतलब, क्या तुम पहले से कुछ जानते हो इस बारे में? हाँ, जब शेरू को सेठ दाऊद की कत्ल की केस में गिरफ्तार किया गया तो उसने तुम्हारे बारे में भी बयान दिया था। उसने बता दिया था कि दुबई में तुम्हें किसी पार्टी को फरोख्त कर दिया था और तुम इस नाजायज काम में हो। मेरे पास वसाइल नहीं थे दुबई आने के, और अगर मैं उस अजनबी मुल्क में आता भी तो मैं तुम्हें कैसे तलाश करता हूँ? ना मैं किसी को जानता हूँ वहाँ पे ना। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन हमारी मुलाकात से होगी। तुम्हारी पहले वाली राबिया नहीं हो जिब्रान। मैंने रात अचानक तुमसे मिलने का फैसला किया। मैं तो तुम्हारी टैक्सी में बैठना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं पहचान गई थी तुम्हें, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे पहचानो। जब मैं उस फ्लैट के बाहर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि तुमने उससे शादी किया या नहीं की, और अगर नहीं की तो मैं तुम्हें समझा सकूं कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर लो। भूल जाओ वो। तुमने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में? कि हम जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकते जिब्रान। हमारी राबिया तो उसी वक्त मर गई थी जब शेरू ने मुझ पर जिनसी हमला किया। मैं तुम्हारी नहीं रही, तार हो चुके हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं तो खुद यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ ये बताने के लिए कि राबी क्या लगती है तुम्हारी। तुम कैसे जानती हो राबी को? मैं तो उस वक्त से जानती हूँ जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और मुख्तलिफ सड़कों पे वो भीख मांगा करती थी। हाँ हाँ, ये तो सच है, राबी मेरी बेटी है। तो आजकल कहाँ है आपकी बेटी? आप रो क्यों रही हो? मैंने तो कई महीनों से उसे नहीं देखा। तो फिर हर हफ्ते आपके घर में पैसे कौन रख के जाया करता था? मुझे नहीं पता है। हम तो हमेशा यही समझते थे कोई अल्लाह का नेक बंदा रख के जाता होगा। तो आज रात क्या हुआ था?